आप मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गुरुवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में नई पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी उनकी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, जागरूक और देशभक्त है। भागवत ने कहा कि युवाओं की बात सुनना और उन्हें समझना जरूरी है। यदि समय रहते संवाद होता है तो कई आंदोलनों की नौबत नहीं आती है। मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस मुंबई की 15वीं इस वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 2000 छात्रों ने हिस्सा लिया और यहां छात्रों के साथ करीब 1 घंटे तक संवाद करते हुए भागवत ने कहा कि किसी भी आंदोलन की जड़ में संवाद की कमी होती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और युवाओं के बीच पहले ही बातचीत हो जाती तो जंतर मंतर जैसे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। आंदोलन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद का ही एक माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पीढ़ी के लोग बड़े बुजुर्ग की बात बिना सवाल किए मान लेते थे, लेकिन आज की जेन जी सवाल करती है, जवाब चाहती है और अपनी बात खुलकर रखती है। ये बदलाव नकारात्मक नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि अगर युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई समस्या जरूर होगी। ऐसे में उनकी बात सुनना और समाधान तलाशना जरूरी है। मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि आंदोलन करने वाली नई पीढ़ी को देश विरोधी कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये देश के अपने बच्चे हैं और भविष्य की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। इसलिए उन्होंने विचारों और संभावनाओं को समझना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान भी नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, हालांकि विरोध का तरीका लोकतांत्रिक और मर्यादित होना चाहिए। ये बड़ी बातें थीं, बड़े संदेश थे। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवाल पर भागवत ने कहा कि किसी भी घटना पर निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ उपद्रवियों के शामिल होने की बात सामने आई है, लेकिन यदि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना हो तो वह नई पीढ़ी पर करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। भागवत ने कहा कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और इसके लिए समाज, सरकार के साथ समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल पाठ्यक्रम बदलने से नहीं होगा, बल्कि बेहतर ढांचा और सामूहिक प्रयास जरूरी है। विदेश नीति पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि युद्ध के समय देश को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन संघर्ष खत्म होने के बाद बातचीत का रास्ता भी खुला रहना चाहिए, क्योंकि आगे वो कहते हैं कि लड़ाई स्थायी समाधान नहीं होती। वहीं समान लिंग विवाह के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समाज में बड़े बदलाव लाने से पहले लोगों को उसके लिए तैयार करना जरूरी है, जागरूक करना जरूरी है। महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने अपनी बात रखी कि उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व की भूमिका मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी, भागीदारी आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में मोहन भागवत ने युवाओं के साथ फिंगर क्लैप भी किया। उन्होंने कहा कि यह तरीका उन्होंने आज की पीढ़ी से सीखा है। उनका यह अंदाज भी कार्यक्रम में मौजूद बच्चों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। भागवत ने कहा कि इस संवाद को हाल के छात्र आंदोलन और युवाओं से संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एक बार सुनिए क्या कुछ मोहन भागवत कह रहे हैं। तो सर मैं कह रहा हूँ जेन जी अगर एजुकेशन कर तो इंटीग्रेशन तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है,
अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। अंकुर, ये माना जा रहा था कि जैन जी से क्या ही बात हो पाएगी, भागवत जी क्या बात करेंगे, पता नहीं जैन जी को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ तो पासा एकदम उलट हो गया। और विरोधी दल के लोग भी आज भागवत जी के इस संवाद के बाद कह रहे हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई साहब, कुछ रहा ही नहीं कहने सुनने के लिए। सारी बातें भागवत जी ने स्पष्ट कर दी छात्रों के विषय में, जैन जी और जैन अल्फा के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे समय के लोग तो भाई माता पिता का आदेश बिना कुछ कहे सुन लेते थे, लेकिन आज का जैन जी वो सवाल करता है, वो संवाद करता है, उस समस्या के समाधान के लिए बोलता है। तो ये तो सकारात्मक व्यवस्था है। देखिए, कहीं ना कहीं मोहन भागवत के इस जिनजी मिलन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक अटकलें थी। अब विपक्ष को यही चाहिए होगा कि मोहन भागवत जो है कोई एक ऐसा बयान दे दे जिसको लेकर सारा विपक्ष जो है आरएसएस पर हमला बोल दे, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद जो है पूरा मामला पलटता हुआ नजर आया। जैसा कि आपने भी कहा कि यहाँ पर उनको उम्मीद नहीं होगी विपक्ष को, और उसके बाद जब उन्होंने जेनजी का समर्थन किया, चाहे वो सेम लिंग के शादी की बात हो या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, उन सारी चीज़ों पर मोहन भागवत ने कहा कि इन सारी चीज़ों में तरक्की होना स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए। ये सारी चीज़ें समय रहते हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और उनके मुताबिक सारी चीज़ें समय रहते होती चली जा रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने फिंगर क्लैप की भी, आपने जैसे बात की, उन्होंने फिंगर क्लैप भी किया, जेनजीओ के साथ बात भी की। तो यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं विपक्ष को अब डरा सकती हैं, विपक्ष को डरा सकती हैं। लेकिन जो जैन जी, ये बताया जा रहा था कि वो सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गया है, जैन जी रूठ गया है। जैन जी जब ये आंदोलन हुआ जंतर मंतर का, तो उसके बाद तो एक नैरेटिव गढ़ दिया गया देश भर में कि आज का जैन जी सत्ता के खिलाफ है और वो चाहता है कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हश्र होगा, सत्ता में काबिज लोगों को उखाड़ फेंकेंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही स्थिति देखने को मिल रही है अंकुर। देखिए, साफ तौर पर अगर विपक्षी दलों में बात की जाए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, मल्लिकार्जुन खड़गे के कई ऐसे बयान रहे हैं जिसमें उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला है, बीजेपी के खिलाफ बोला है, और कई ऐसे बयानों में आरएसएस और बीजेपी को एक बताया है। अब जहां तक रही कि भारत को नेपाल बना देंगे, नेपाल में जेनजीओ ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अगर हम जेनजी के तौर पर ही देखें तो उस प्रोटेस्ट के बाद एक एक जेनजी उस प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में सड़क पर निकला, उसने नेपाल की साफ सफाई की, पूरा मंत्रिमंडल जो है नेपाल का बदला। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के अगर हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात करें तो वो जेनजी जो है, उनकी मांगे जैसे ही पूरी हुई वो अपना झोला बिस्तर उठा के सीधे चलते बने। और यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को अभी तक यही लग रहा था कि जो है जेनजी अब बीजेपी के खिलाफ ही बोलेगी। जेनजी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा वोट बैंक बन सकता है यहाँ पर विपक्ष के लिए भी। लेकिन अब जिस तरीके से मोहन भागवत ने यहाँ पर बात की है, इससे देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि जेनजी जो है वो केवल बीजेपी के खिलाफ है या आरएसएस की विचारधाराओं के खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा अब खुद जेनजीओ के विचारों के साथ मेल खाती हुई नजर आ रही है। तो मोहन भागवत ने साफ कह दिया कि जेनजी की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो आपने बताया कि कैसे माँ बाप के जो माँ बाप आदेश देते थे उनको बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे उनको स्वीकार कर लिया जाता था पिछले ज़माने में, लेकिन अब के ज़माने में वो बच्चे सवाल भी पूछते हैं, और ये गलत भी नहीं है। ये लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ठीक है। यहाँ पर मोहन भागवत और जेनजी की बातों में काफ़ी हद तक मेल खाया। अब इसलिए विपक्ष जो है वो भी परेशान नज़र हो सकता है, मतलब दिख सकता है कि अब विपक्ष परेशान हो सकता है, क्योंकि झारखंड में भी जो अब प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी यहाँ पर भाजपा जो है लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। और फिलहाल अगर मोहन भागवत के इस हम जेनजी के साथ संवाद की बात करें तो वो काफ़ी सकारात्मक दिशा में गया है। तो ये ज़रूर समझना होगा विपक्ष को कि अब उनको अपना भ्रम ये तोड़ लेना चाहिए। मोहन भागवत का जैनजी से संवाद क्या सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर देखा जाए, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और आरएसएस यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच समन्वय बैठा हो, जिसकी वजह से ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाए और इसी के लिए मोहन भागवत को आगे किया गया हो? देखिए, आज का जेनजी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा समझदार है। यानी इन लोगों को पता है कि कौन जो है यहाँ पर झूठे वादे करता है, झूठे दिलासे करता है। अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पर, या कुछ ऐसे साठगांठ की बात करें कि बीजेपी ने आरएसएस को मोहन भागवत को आगे कर दिया हो और यहाँ पर जेनजी के साथ बात करने को बोल दिया हो, अगर हम इस नज़रिए से देखेंगे तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आरएसएस आगे जा रही है, मोहन भागवत जो है उन्होंने वो आगे बढ़े, उन्होंने बात करी जनता से, और अगर ये बीजेपी के साथ सकारात्मक दिशा में जाता है
तो ये सीधे सीधे चुनौती हो जाती है विपक्षी दलों को, क्योंकि जंतर मंतर के प्रदर्शन में जितने भी विपक्षी दल उतरे थे, राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर जो है अपना धरना प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया था, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धरी रह जाएंगी और विपक्ष को दोबारा से जो है चुनाव की तैयारियों के लिए दोबारा से कहीं ना कहीं दोबारा शुरू करना बेहद महत्वपूर्ण है। और अंकुर, इसे इस लिहाज से भी देख सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक और जहाँ मोहन भागवत जैन जी से संवाद कर रहे हैं, वो उनसे उन तमाम सारे विषयों पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं जो कभी कोई जैन जी सोच भी नहीं सकता कि क्या मोहन भागवत भी बच्चों से इस तरह से मुखातिब हो सकते हैं, आज की नई जनरेशन, नई पीढ़ी से मुखातिब हो सकते हैं। जब रांची जैसे बड़े शहर में, और ये कहा जाए कि झारखंड की राजधानी में, वहाँ पर जैन जी प्रोटेस्ट करने में लगे हैं, तो समूचा विपक्ष मुंह में दही जमाए बैठा है। वो संवाद के लिए तैयार नहीं हो रहा, बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा, वो उधर देखना भी नहीं पसंद कर रहा। उनसे अगर पूछ लिया जाता है कि क्यों झारखंड के विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो कह देते हैं कि क्यों, आप गुजरात भूल गए, आप उत्तर प्रदेश भूल गए, आप हरियाणा भूल गए। ये तमाम सारी बातें तर्क वितर्क करके अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत ने ये जो संवाद किया है, माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत करने के लिए है, क्योंकि सरसंघ चालक जो भी कदम उठाते हैं वो सीधे तौर पर उसका बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी की सियासत, राजनीति पर पड़ता है, नेताओं पर पड़ता है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अंकुर। अगली बड़ी खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई है। यहाँ सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव गुरुवार को भी देखने को मिला। सदन में हंगामे के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने आ गए। खड़गे ने रिजिजू की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें संसदीय नियम सिखाने की जरूरत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि वह लंबे समय से संसद के सदस्य हैं और उन्हें नियमों की जानकारी है। उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे रिजिजू से नियम सीखना पड़ेगा? नियम मैं भी जानता हूं। खड़गे ने कहा कि सदन में क्या बोलना है, किस मुद्दे को उठाना है और किस तरह अपनी बात रखनी है, ये उनका अधिकार है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वे जनता और देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि संबंधित मंत्री सदन में आकर जवाब दें, इसके बाद विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष केवल सवाल पूछ रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय मुद्दों से बचने की कोशिश में लगी है। खड़गे ने यह भी कहा कि अगर सरकार अपनी बात रखना चाहती है तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। विवाद तब और बढ़ गया जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रुख और कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद पवन खेड़ा को लेकर टिप्पणी की। खड़गे ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार विपक्षी सदस्यों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य पर आरोप लगाने से पहले सदन के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यहाँ सदन के नियम एक दूसरे को सिखाने पर तुले हुए थे, लेकिन विषय वही था कि क्या चर्चा होगी, क्या संवाद होगा, बहस होगी, नहीं, सिर्फ हंगामा होगा और हंगामे के बाद जो भी कुछ होगा वो सड़क पर होगा। ऐसी स्थिति अंकुर जी। देखिए, यहाँ पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस नियमों को अच्छे से जानती है, क्योंकि कांग्रेस नियमों के साथ खेलना भी अच्छे से जानती है। अगर हम अभी इसी संसद की सत्र की बात करें तो राहुल गांधी जो दावा करते रहते हैं कि जब मैं कुछ बोलने जाता हूं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन अभी हालिया सच्चाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि मेरा जो है माइक बंद कर दिया गया, लेकिन स्पीकर ने साफ तौर पर बोला कि आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रही उसमें तो ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने खुद ही बंद कर दिया। जी बिल्कुल, ये वीडियो में देख सकते हैं लोग कि कैसे वो अपना बायां हाथ जो है वो बटन की तरफ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जब उन्हें लगा कि उनका झूठ पकड़ा गया है तो उन्होंने दोबारा से बटन ऑन कर दिया और उन्होंने बोला कि हाँ अब आपने ऑन कर दिया। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं जो कि कांग्रेस बहुत समय से लगाती आ रही है। इसलिए मैंने बोला कि कांग्रेस को नियमों का अच्छे से पता है और नियमों के साथ कैसे खेलना है ये भी अच्छे से पता है। लेकिन ये किस्मत कहा जाए या मतलब एक इत्तेफाक कहा जाए कि राहुल गांधी हर बार इस चपेट में आ जाते हैं कि उनको पूरी दुनिया समझ जाती है कि वो कब जो है फर्जीपना चल रहा है कांग्रेस का या कब जो है सच में लाचार है। रही दूसरी बात, अगर यहाँ पर बड़े बड़े मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कांग्रेस जो है झारखंड के मुद्दे पर बात करते हुए नजर नहीं आ रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रेस के सामने बोला वो लगातार ये सारी चीजें थी कि जैसे अमित शाह जो है वो आकर क्यों नहीं बात कर रहे, किरेन रिजिजू की आपने बात करी कि वो अब हमें सिखाएंगे क्या, और उसके बाद उन्होंने केवल 50 सेकंड के लिए झारखंड के बच्चों की बात की और उसमें भी केवल यही कहा गया कि हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं, चाहे वो झारखंड के हो, दिल्ली के हो या पंजाब के हो। अब उन्हें पता तो है कि जो पेपर लीक है वो तीनों जगह हुआ है,
चाहे पंजाब की बात कह ली जाए, चाहे दिल्ली की बात कह ली जाए, झारखंड की कह ली जाए। अब दिल्ली में तो चलिए इंसाफ, अगर हम बोले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष को लग रहा है कि इंसाफ मिल गया, तो चलिए मिल गया, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन कांग्रेस के साथ है, इसलिए राहुल गांधी चुप है क्योंकि उनका एक पैर उसी में फंसा हुआ है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, भगवंत मान जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। अब वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस पे भी बात ना आ जाए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से वैसे भी दूरी बना के रखी है, अभी वो हिस्सा नहीं है, उन्होंने अलग कर लिया जब से दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले अकेले लड़े, तब से उसके बाद से उन्होंने अलग कर लिया। लेकिन हाँ, समय समय पर ये जरूर है कि एकजुट होकर बाकी मुद्दों पर जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन अभी हमने टकराव इस जैन जी के प्रोटेस्ट में ही देख लिया था, सीजेपी के प्रोटेस्ट में, जहाँ एक और प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर राहुल गांधी बैठ रहे थे, तो वहीं जंतर मंतर पर जाकर अरविंद केजरीवाल भी फोटो सेरेमनी में पीछे नहीं थे, वो भी लगातार घर आ रहे थे। और उन्होंने एक बात और कह दी थी कि अब राहुल गांधी जब वहाँ बैठ सकते हैं तो हम कूच करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, हम आवास के लिए, हमको भी वहाँ तक जाने दिया जाए। ये तमाम सारी स्थिति तो देखने को मिली। लेकिन एक बात और कही जा रही है, ये क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है? सरकार चाहे तो अंकुर इस विषय को यहीं ठंडा कर सकती है। ये लोग पहले दिन से हंगामा कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, तो इस्तीफा हो गया, बोले प्रोटेस्ट खत्म नहीं होना चाहिए, बोले हो गया, बच्चों की मांगें मान ली, सब कुछ। दूसरा विषय आ गया, बोले गृह मंत्री आने चाहिए सदन में। अब गृह मंत्री आके इनका निपटारा कर सकते हैं या इसमें भी कोई पेच फंसा हुआ है? क्यों नहीं गृह मंत्री अमित शाह सदन में आ रहे हैं और इन लोगों को कानून संबद्ध जो भी है वो अपना जवाब पेश कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रही निपटारे की बात, प्रियंका गांधी ने खुद संसद के भीतर ये बोला था कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भाजपा के चाणक्य हैं। उनकी नीतियाँ इस कदर होती हैं कि कांग्रेस खुद चक्कर खा जाती है। उनकी नीतियाँ इस कदर होती हैं कि जब तक कांग्रेस या कोई और पार्टी समझ पाती है तब तक बहुत देर हो जाती है। और अभी भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमित शाह अगर संसद में आके नहीं बात कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग तख्तियां पकड़कर, बैनर पकड़कर जो है संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब अमित शाह आएंगे उसके बाद राजनीतिक बवाल जरूर मचेगा। हालांकि विपक्ष कई चीज़ों के जवाब भी मांगेगा, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अमित शाह के पास हर एक बात का जवाब होगा। और झारखंड का मुद्दा ये जो चल रहा है, जो बच्चे उतरे हुए सड़क पर, ये मुद्दा संसद में तो ज़रूर जाएगा। अगर कांग्रेस नहीं उठाएगी तो बीजेपी तो ज़रूर उठाएगी। तो अमित शाह का इंतज़ार तो है ही, लेकिन ये भी हो सकता है कि अमित शाह अगर आएंगे तो यहाँ पर जो है मुकाबला बहुत कड़ा देखने को मिल सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये विपक्षी दलों की बात केंद्रीय गृह मंत्री मानते हैं, क्योंकि अब तक तो यही हो रहा है कि भाई इस बार सरकार झुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकार झुकाने वाला चाहिए। ये डायलॉग डिलीवरी कई बार हमने अखिलेश यादव जी के मुंह से सुनी जब से ये सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाले समय में, यानी कल परसों में जब भी सदन चलेगा कल भर, और उसके बाद क्या सरकार इस बात पर राजी होती है, वो आते हैं या नहीं, या फिर ये टकराव, ये बिखराव यूं ही जारी रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। 13 अगस्त को सदन का आखिरी दिन होगा, उसके बाद माना जा रहा है कि सदन समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक खबर ये भी है कि विशेष सत्र आयोजित कर सकती है सरकार 2 विधेयकों के लिए। खैर, उस पर भी नज़र रहेगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक उत्तर प्रदेश में ऐसा मामला अंकुर सामने आया है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क की मरम्मत के दौरान बड़े बड़े पंखे यानी फर्राटा लगा दिए गए और सड़क सुखाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो साझा कर योगी सरकार पर निशाना साधा और एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने मामले का संज्ञान लेते हुए निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के बाद कई बड़े पंखे से सड़क की सतह को सुखाते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण सड़क की मरम्मत में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो विपक्ष भी कहाँ पीछे रहने वाला है। अखिलेश यादव ने अपने अकाउंट पोस्ट पर देखिए इसको सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति अब जनता के सामने है। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कें कुछ ही समय में खराब हो रही हैं और उन्हें सुखाने के लिए पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है। ये क्या बवाल था और कौन लोग हैं, कहाँ से आती है ये सब सोच के हाईवे को सुखाने के लिए पंखे लग रहे हैं? अंकुर, ये तो सरकार की चीचा लेदर कराने वाली स्थिति है।
देखिए ये ऐसी वीडियोस जो हैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो जाती हैं और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव की नज़र में भी ये जो है वीडियो आई होगी और अखिलेश यादव ने इसको अपने ट्विटर पर जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दिया। हालांकि ये बात गलत है। अगर सड़क की मरम्मत की जा रही है तो वो कायदे के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये सड़क भी भारत के लोगों के पैसे से बनती है। जो आम जनता टैक्स भरती है ये उस पैसे से सड़क बनती है, तो कार्रवाई जो है, मरम्मत की कार्रवाई जो है वो एकदम अच्छे तरीके से, सही तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन पंखों वाली बात जहाँ तक रही तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि गलत तो हुआ है, लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि अखिलेश यादव ने जो ये तस्वीरें शेयर करी हैं, अखिलेश यादव अभी पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा मुद्दा हो या बड़े से बड़ा मुद्दा हो। सीजेपी की बात रही, प्रोटेस्ट की बात रही तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव खुद वहाँ पहुँच गए। और अब ये जो पंखे की हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें भी अखिलेश यादव ने वीडियो जो है वो शेयर कर दिया अपने सोशल मीडिया पर और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी जो है इस वीडियो को फैलाया गया। हालांकि ये बात करने वाला मुद्दा तो है ही, क्योंकि एक हाईवे को जहां पर हर दिन जो है सैकड़ों गाड़ियों का आना जाना रहता है, बात उन गाड़ियों की, उन जानों की सुरक्षा की हो जाती है। जो लोग उस गाड़ी में बैठे हैं उनकी सुरक्षा की बात हो जाती है, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मरम्मत का कार्य चलता है, हमने कई मरतबा देखा है अंकुर, मरम्मत का कार्य हर तरह से किया जाता है, लेकिन हमने कभी पंखा लगाकर सड़क सूखते हुए नहीं देखा। हमने सड़क पर लोगों के, किसानों के मक्का, गेहूं, बाजरा ये भीगता हुआ जब दिखता है तब कई बार हमने देखा कि लोग सड़क का सहारा ले लेते हैं, उस पर त्रिपाल बिछा के वहाँ अपने अनाज को सुखाने की तस्वीरें तो हमने देखी हैं हमेशा उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में, लेकिन हमने ऐसी तस्वीर नहीं देखी कभी आज तक कि सड़क सुखाने के लिए पंखे लगाए जाएँ। अब देखिए ये जनता भी इसको लेकर दो टूक बटी हुई है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जनता भी इस पर दो तरीके की बातें कर रही हैं। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि भैया ये तो जो है लोगों के साथ धोखा है, एक तरफ इसको कटाक्ष के तौर पर लिया जा रहा है कि अब ये भारत की कोई हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आ रही हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाली थिंकिंग हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। नई तकनीक अंकुर ऐसी इजाद की है सरकार ने, और नेशनल हाईवे बनाने के लिए तो तमाम सारी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल होता है जिसमें 1 घंटे के अंदर ट्रक दौड़ते हैं उन रोडों पर, लेकिन यहाँ तो अजीब ही खेल चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है और ये साफ तौर पर बना तो NHAI के द्वारा है, लेकिन इसकी छींचा लेदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख नहीं रहे, क्योंकि यूपी में चुनाव है तो समाजवादी पार्टी सीधा सरकार से उस हिसाब से जोड़ भी रही है। और दूसरी बात ये कि हालांकि इस बीच ये कहा गया है कि जो निर्माणाधीन कंपनी है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका ठेका है, उन लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद ये साफ लफ्जों में साफ संदेश दे दिया गया है, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, अब उसको तो मिल गया। बिल्कुल, देखिए ये जो जिस तरीके की हरकत हुई है कि रोड को सुखाने के लिए बड़े बड़े फैन लगा लेना, ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आपको ठेका मिला है उसके बाद भी आपने काम किया है। लेकिन जहाँ तक कि आपने बताया कि बेशक इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई हाथ नहीं है, वो वहाँ पर खड़े होकर नहीं देख रहे थे कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो अखिलेश यादव एक ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते इस समय में जिसमें उनकी वोट बैंक जो है वो मजबूत हो। अब विपक्ष की नज़र तो हमेशा ऐसी होनी चाहिए अंकुर, विपक्ष क्यों चूके? विपक्ष का काम ही क्या है? आपने उन्हें प्रदेश की जनता ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष बेरोजगार है, उन्हें रोजगार पर लगाया है कि आप हमारी बाकी समस्याओं को देखिए, समझिए, परखिए और उसके बाद सरकार को चेताइए अगर सरकार कहीं चूक कर रही है, भूल कर रही है। तो विपक्ष अपनी भूमिका तो साफ अदा कर रहा है, लेकिन ये तो एकदम हास्यास्पद है और इसकी तो कहीं कोई जगह ही नहीं कि हाईवे को फर्राटे पंखे से सुखाया जा रहा है, हाईवे, नेशनल हाईवे को। देखिए जैसा कि आपने पहले भी बताया कि कई ऐसी अत्याधुनिक मशीनें आ चुकी हैं, इस वक्त भारत में आ चुकी हैं जो ऐसा काम कर देंगी कि 1 घंटे में उस पर ट्रक दौड़ जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई, जिसमें ये बात ज़रूरी थी कि राज्य सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए था। और जैसा आपने बताया कि हस्तक्षेप किया गया है, जो ठेकेदार कंपनी थी उसका ठेका कैंसिल करने की बात की जा रही है, उनको ब्लैकलिस्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वीडियो बन चुकी है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, अखिलेश यादव की निगाहों के सामने आ चुकी है और अखिलेश यादव इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर तंज कस चुके हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है उत्तर प्रदेश में जिनकी पूरी सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए अखिलेश यादव हमलावर हैं और वो चाहते हैं, चूँकि वो 2 टर्न्योर से सत्ता से विहीन हैं, इसलिए वो
इस बार चाहते हैं 27 में किसी भी तरह से अपना साइकिल चल जाए ठीक ठाक। हाईवे वाईवे जो भी बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनकी साइकिल तो बताते हैं कि हमारी तो कच्चे में भी दौड़ जाती है, पगडंडी पे भी चलती है, साइकिल तो साइकिल है। खैर ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी खामियां कमियां, कोई भी निर्माण कार्य होता है अंकुर, अक्सर देखा जाता है कि ठीक है कुछ न कुछ कमी बेसी रह जाती है, लेकिन उनको संपूर्ण तरीके से बाद में पूर्ण कर लिया जाता है, लेकिन कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनती। क्या इसमें भी आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो चाहते हैं जानबूझकर कि ये सारी चीज़ें सत्ता के खिलाफ जाएं और सरकार की बदनामी हो, थू थू हो, छीछा लेदर हो, लोग मजाक उड़ाएं, मुख्यमंत्री के औहदे को कमतर आंका जाए, मुख्यमंत्री को सीरियस न होके अनसीरियस बताया जाए कि देखो भाई साहब इनके राज में क्या हो रहा है, पंखे से अब सड़क सुखाई जाएंगी है? देखिए दो पहलू हो सकते हैं इसके। पहला पहलू कि जो उस सड़क पर खड़ा हुआ ठेकेदार होगा, कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, जो सड़क पर खड़ा हुआ ठेकेदार है जिसकी निगरानी में वो सड़क बन रही है, या उसने पैसा बचाने के लिए जो है बड़े बड़े पंखे लगवा दिए। और अगर दूसरे पहलू की अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकती हैं, क्योंकि सोचिए ये पंखा जो है एक सड़क को सुखा रहा है, वो भी हाईवे जैसी सड़क को। ये हंसने वाली बात है, ये मजाक करने वाली बात है, लेकिन अपने आप में हमने तो बारिश के मौसम में कभी इस क्रिकेट स्टेडियम को पंखों से सूखते हुए नहीं देखा। वहाँ पर भी हमने देखा वो लोग अपना त्रिपाल डाल के वहाँ चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके पास तमाम तरह के एलिमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं जिनसे वो पानी को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो गजब ही खेल है भाई साहब। ये साफ सीधी लापरवाही है उसी कंपनी की जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसको ये जिम्मा दिया गया कि आपको इस सड़क को इतने समय में बनाकर देना है। ये साफ सीधी लापरवाही है उसी कंपनी की, और इसमें कुछ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बन सकती थी या होगी तो उन्होंने जिन लोगों की जिम्मेदारी है नैतिक तौर पर, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो कंपनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका ठेकेदार है, इन लोगों को, ऐसे भोंड लोगों को, ऐसे मनवड़ लोगों को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं होने चाहिए। जो लोग हंसी मजाक का पात्र बनवा रहे हैं, ये हाईवे है भाई साहब, यहाँ लाखों लोगों का आवागमन होगा, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करिए। एक जरा सी लापरवाही, वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति है। आप स्पीड का हवाला देते हैं कि 120 की स्पीड से दौड़िए, लेकिन जब गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तब समझिए लोगों की जान ही जाती है, उसमें कोई नहीं बचाने आता। इसलिए इस तरह की लापरवाही तो मत करिए कि आप पंखे से एक हाईवे को सुखाने का काम कर रहे हो। इसी हाईवे पे फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरते हुए दौड़ेंगी, गजब बात है। अगर नहीं है तो रूट को डाइवर्ट करिए, उसमें जितना वक्त लगे उसे बनाइए, लेकिन इस तरह के छीछा लेदर न करिए और न कराइए। नमस्कार, धन्यवाद। उसके साथ